Hello, dear students. Myself Dhendra Chaudhary, and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So, this chapter is a continuous part of magnetostatics. EMI का हमारा सेपरेट लेक्चर चल रहा है और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट है और वो हम आज क्लियर कर लेते हैं। तो अब कुछ कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं आज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ओके, अब क्या होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम हम कह सकते हैं। जैसे मान लो को वैक्यूम में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से बी नॉट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, देन एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ओके, तो दिस एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो जो टर्म बचेगी वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। और इफ इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज गिवन, if magnetic intensity is given, सपोज ऐसा बोला है कि स्पेस में कहीं पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इतनी है, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वहां पे, देन B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। अगर आपको H गिवन है तो उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट B मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी H की यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट होगी, आप चेक कर सकते हैं कितनी होगी, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। आपको पता है कि जो बी होता है वो होता है सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ पर बी अपॉन म्यू नॉट इज एन आई, और एन आई की यूनिट एन थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई था करंट, तो करंट की यूनिट एम्पियर हो गई, और नंबर ऑफ टर्न्स उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, बट पर यूनिट लेंथ की यूनिट होगी मीटर, तो एम्पियर पर मीटर। दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब कहीं पर भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी गिवन हो तो आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ फर्दर वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी मतलब दिस इज द इंटेंसिटी by which a specimen can be magnetized। ठीक है, this is the extent to which a specimen can be magnetized। so intensity of magnetization is property of matter। ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर हो सकता है, उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? इंटेंसिटी by which intensity of magnetic field by which matter can be magnetized।
ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, अब ये प्रॉपर्टी मैटर की है, लेकिन जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर में क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी बात किया था कि जैसे ये कोई एक मेटल है, आप यूं समझें कि आयरन है। अब इसके अंदर हर एक एटम का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, ठीक है। अभी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो इसलिए हम कोई भी यहाँ पे नेट इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, इसमें एक्सटर्नल फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं इस प्रकार से, तो ये जो है, ये एटम जो है वो अलाइन होना शुरू होते हैं कुछ ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि सारे ही अलाइन हो, कोई एक हो सकता है कि अलाइन ना भी हो। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना अलाइनमेंट होगा और कितना ये मैग्नेटाइज होगा, ये जो स्पेसिमेन है ये कितना मैग्नेटाइज होगा, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे। ओके, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय आई। आई इज गिवन किसी भी स्पेसिमेन के लिए, आई इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन उसका टोटल वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन उसका टोटल वॉल्यूम, दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड को लें और उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालें, सपोज ये कोई एक सोलेनॉइड है और उसमें उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट इज I, और लेट्स से टोटल टर्न्स है N, तो I इंटू N इंटू A, यही होगा मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करें, इसका वॉल्यूम कितना है? एरिया A इंटू L, तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो यहाँ पर आप A से A कैंसिल हो गया, N अपॉन L, total number of turns upon total length is number of turns per unit length, which is denoted by small n, this is I. So solenoid के लिए intensity of magnetization is Ni, intensity of magnetization is Ni। अब हर एक मैटर के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होगी, ठीक है। अभी हमने सोलेनॉइड का एज एग्जांपल लिया है ताकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट और वॉल्यूम लिख के हम उसकी इंटेंसिटी लिख सकें। ओके, अब अगर इसी चीज को लेके चले तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो हाँ, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी मैटर की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर आपको मालूम है तो आप मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड कर सकते हैं। बी क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये भी एन आई है और यहाँ भी एन आई है, तो बी जो होगा वो म्यू नॉट इंटू आई। ये मैटर की खुद की प्रॉपर्टी है।
अब कोई भी आपको स्पेसिमेन लिया है, सपोज कॉपर दिया है, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिया है, तो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आई है ये एक्सटर्नल पे भी डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट तक वो डिपेंड करेगा या फिर कितना वो इंक्रीज करेगा। अब अगर हम किसी भी स्पेसिमेन को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है, आप जब भी हायर क्लासेज में जाओगे आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलेगी, ऐसे नहीं बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इतना है, नहीं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है। और अब आपने इसके अंदर एक स्पेसिमेन रख दिया लाइक दिस, तो ये आपने अंदर एक स्पेसिमेन रख दिया है मेटल का, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। और अब इस मेटल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेट से आई है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके अंदर इस स्पेसिमेन के अंदर वो होगा बी एक्सटर्नल प्लस पी ड्यू टू सेल्फ। सेल्फ मतलब उसके खुद की करंट, जो खुद में करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और एच लगाने की वजह से जो कुछ अलाइनमेंट हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो बी नेट यहाँ पर होगा बी एक्सटर्नल, वो तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, और बी सेल्फ हो जाएगा म्यू नॉट इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। ओके, और ये बाय एक्सपेरिमेंट पता किया गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। मतलब आप जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लगाया जाता है जिसको बोला जाता है चाई। ओके, एंड दिस चाई इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब अगर इस हिसाब से यहाँ पर देखें तो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट चाई इंटू एच। अगर आप यहाँ से म्यू नॉट बाहर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस चाई इंटू एच। सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस स्पेसिमेन। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। And here 1 plus chi is known as relative permeability, क्योंकि इसको फर्दर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी नेट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, कि भाई म्यू नॉट तो स्पेस में हो गया और किसी भी मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर into H. So here mu R is 1 plus chi. Okay. So अगर किसी स्पेसिमेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो हम कहेंगे B is mu into H, where mu is absolute permeability and mu will be equals to mu naught into mu R, और mu R will be equals to mu upon mu naught, and which is equals to 1 plus chi.
ओके, तो दिस इज ये जो प्रॉपर्टी है आप ध्यान रखें इसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम कुछ और बातें करते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मैटर, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो there are three types. First one is diamagnetic. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कह लो, चाहे आप इसको मटेरियल कह लो। Now, in the diamagnetic substance, जो चाई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये नेगेटिव होता है और म्यू रिलेटिव इज लेस देन 1 होता है। चाई नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसमें जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन अकर्स मैग्नेटाइजेशन मतलब इसके अंदर जो एटम्स हैं वो अलाइन होना। तो मैग्नेटाइजेशन अकर्स अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ है, इसका मतलब बी नेट जो होगा, बी नेट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, और म्यू आर 1 से कम है, इसका मतलब बी नेट जो है वो म्यू नॉट एच से कम है, और म्यू नॉट एच इज बी एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल से कम मैग्नेटिक फील्ड होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो डायमैग्नेटिज्म is detected at very high external field। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तब जाके ये डिटेक्ट होता है। एंड दिस डजंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ फर्दर इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चाई इज पॉजिटिव एंड म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि म्यू आर जो होता है वो होता है 1 प्लस चाई। तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 एंड बी नेट इज ग्रेटर देन बी एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आप यूज करते हैं तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से ज्यादा आता है। ओके, और अगर ऐसे स्पेसिमेन में अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, जैसे ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, डेंस होती जाएंगी क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है।
ठीक है, अंदर ऐसे लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट किया है, लेकिन अगर आप डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो आपको लगेगा कि वो रिपेल हो रही हैं। ऐसी फील्ड लाइंस होती है डायमैग्नेटिक के कारण। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक में जो आपका चाई होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और चाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है चाई घटता है, या फिर टेम्परेचर घटता है तो चाई बढ़ता है। तो कम टेम्परेचर पे ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से इनका मैग्नेटाइजेशन भी कम होता जाता है। तो यहाँ से चाई इज इक्वल्स टू सी by T. Okay. Next is ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में चाई पॉजिटिव होता है और बहुत बहुत ज़्यादा होता है, वेरी 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 लार्ज। ओके, इस वजह से इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। और यहाँ पर जो चाई होता है वो क्यूरीज लॉ को फॉलो करता है कि चाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T minus Tc, where Tc is Curie's temperature. अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एट T equal to Tc चाई विल बी इन्फिनाइट, तो T equals to Tc पे चाई आपका इन्फिनाइट होगा, और उसके बाद जैसे जैसे T बढ़ेगा इसके आगे चाई घटता जाएगा। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब तक आप क्यूरीज टेम्परेचर के आसपास होते हैं तब तक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता है, और जब आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाए Tc क्यूरीज टेम्परेचर से, देन सब्सटेंस बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक। उसके बाद पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। अब कोई पूछेगा कि क्यूरी टेम्परेचर से कम, तो क्यूरी टेम्परेचर से कम मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हर एक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक ज़रूर होता है। एवरी सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हर एक सब्सटेंस में डायमैग्नेटिज्म होता है, बट कईयों में फेरोमैग्नेटिज्म ओवरराइड कर देता है और कईयों में पैरामैग्नेटिज्म ओवरराइड कर देता है। ओके, तो ये पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म जो होते हैं ये इनके जोन होते हैं। जैसे कोई ये मेटल की स्ट्रिप है, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे जोन्स हैं, और इन जोन में क्या है कि एटम्स हैं, यहाँ पर एटम्स हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ, और सपोज इस जोन का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, और इसका इधर है, और यहाँ पर जोन वाले का एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। तो ये जो जोन के मैग्नेटिक मोमेंट हैं, अगर कोई जोन थोड़ा वीकर है तो एक्सटर्नल फील्ड लगाने से जोन पूरा रोटेट कर सकता है और ऐसे अलाइन हो सकता है। अगर जोन अच्छे से अलाइन हो जाते हैं इसमें तो वो हो जाता है आपका फेरोमैग्नेटिक। अच्छे से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। लेकिन डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो होता है आपके
एटम के इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण। एटम का इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन हमेशा अपोज करेगा एक्सटर्नल फील्ड को। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ओके, तो ये थे फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब एक इनकी कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं हम। So this is comparative study between diamagnetic, para and ferro. So first of all, effect of magnets. They are feebly repelled by magnets. डायमैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेट से रिपेल करते हैं, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म हमेशा अपोज करता है एक्सटर्नल फील्ड को, और अपोज करेगा तो नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने होंगे और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो अट्रैक्ट होंगे। और दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो फेरोमैग्नेट होते हैं। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड acquire feeble magnetization in the opposite direction of magnetizing field। हमने बात कर लिया, अपोजिट होता है इसमें। acquire feeble magnetization in the direction of magnetizing field and acquire strong magnetization in the direction of magnetizing field। In a non-uniform magnetic field, tend to move slowly from stronger to weaker parts of field। तो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की ओर मूव करते हैं। ये क्यों करते हैं अभी मैं बताऊंगा। टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ फील्ड एंड टेंड टू मूव क्विकली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ फील्ड। अब जैसा कि हमने कहा था कि डायमैग्नेटिज्म में, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है, इसका खुद का और एक्सटर्नल मिलके कुछ ऐसा फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म आपने लगा रखा है तो ये एलिमेंट उधर जाने की कोशिश करेगा जिधर वीकर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन फेरो में और पैरा में क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड इस प्रकार से बैंड हो जाता है, इसके अंदर बैंड नहीं होता बल्कि यहाँ पर नेट मैग्नेट इंटेंसिटी बढ़ जाती है फील्ड लाइंस की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड लाइंस डेंसर है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो ये उधर मूव करेगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए freely suspended diamagnetic rod aligns itself perpendicular to the field। किधर अलाइन कर लेती है खुद को, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है। A freely suspended paramagnetic rod aligns itself parallel to the field। और ये भी पैरेलल रहेगा रॉड। तो ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है। ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि परपेंडिकुलर क्यों अलाइन हो जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी जो है वो वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव डायमैग्नेटिक के केस में, एंड पैरामैग्नेटिक में स्मॉल होती है बट पॉजिटिव होती है, और ससेप्टिबिलिटी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव होती है फेरो में। रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज लेस देन 1 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 एंड ये 10⁴ के ऑर्डर में होती है, बहुत ज़्यादा होती है ये। और खैर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट है, ससेप्टिबिलिटी किसमें, डायमैग्नेटिज्म में। और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, C/T, C is Curie's constant, एंड ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज विद द टेम्परेचर इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। और वो कॉम्प्लेक्स मैनर क्या है, ये। ठीक है। रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। तो जब आप इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगा के और फिर उसके बाद जब हटा लेते हैं एक्सटर्नल फील्ड, तो इसके अंदर का जो अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हुआ है ये भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसा ही पैरामैग्नेटिज्म में होता है। पैरामैग्नेटिक में भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन,
अब जैसे आपने रॉड पे अगर आयरन रॉड पे लोहे की चुंबक घिसेंगे तो कुछ देर बाद वो चुंबक की तरह बिहेव करेगी रॉड, लेकिन आधे एक घंटे के बाद वो उसमें भी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? फेरोमैग्नेटिक की। लेकिन पैरा में भी हटाते ही खत्म हो जाता है और डाया में तो हटाते ही हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? वेरिएशन ऑफ m विद h, m चेंजेस लीनियरली विद h। यहाँ पर m जो है वो चाय की बात कर रहा है, ठीक है। m changes linearly with h and attains saturation at low temperature is very strong field. m changes with h non-linearly and ultimately attains saturation. अच्छा, ये m जो है ये आपका है मैग्नेटिक मोमेंट। m इज मैग्नेटिक मोमेंट और जो कि होता है आपका I इंटू ए। खैर, स्टर्सिस इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे। और लास्ट इज फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस डायमैग्नेटिक तीनों ही हो सकते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं। अब डायमैग्नेटिक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, N2, H2O, सोडियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, O2 एंड CuCl2, ये हो गए पैरा के। एंड आप देखो फेरोमैग्नेटिज्म क्या आ गया? फेरस, निकल, कोबाल्ट एंड GD गैलेडियम होता है, पता नहीं क्या होता है ये, Fe2O3 एंड एलनिको। तो ये आप आयरन रॉड को घिसते हैं और वो काफ़ी देर तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस इफेक्ट या हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है? हिस्टैरिसीस लूप, so this is hysteresis curve when we put an specimen in external field of magnetic intensity H, जब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी H पुट करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो जनरेट होता है उसका कर्व है H के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बल्कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। हिस्टैरिसीस किसको कहते हैं? द फिनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आप जैसे जैसे मैग्नेटाइज फील्ड लगाओगे तो उसके पीछे पीछे क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मतलब अलाइनमेंट होगा, उसके अंदर खुद का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। तो अब कैसे होता है? जैसे आपने स्पेसिमेन रखा और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इस पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो आपको पता ही है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, है ना। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, तो अगर H जीरो है तो I भी जीरो होगा। तो I और H अगर दोनों ही जीरो हैं तो B अंदर जो होगा वो जीरो होगा, है ना। उसके बाद जैसे जैसे आप H बढ़ाते जाएंगे I बढ़ता जाएगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इज म्यू नॉट इंटू I होगा। तो जैसे जैसे आप H बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, इंडक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ देर तक तो ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते, है ना। तो ऐसे ये कर्व्ड होते जाते हैं आगे जाते हैं। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि एक H
आपने एक्सटर्नल लगाया और उस पर एक सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद आप कितना भी H को बढ़ा लो, अब उसके अंदर जो इंडक्शन है वो उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर जितने भी एटम थे वो सारे अलाइन हो चुके हैं। अब आप एक्सटर्नल कितना भी बढ़ा के और इनका क्या कर लोगे, ये अलाइन करना था, अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाता, ये कहलाता है आपका सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पर देखो H मैक्स आ गया। अब वापस अगर आप H को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है वो सेम पाथ फॉलो करके फाइनली जीरो हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो वो कुछ ये पाथ फॉलो करता है। अब ये इस पॉइंट पे आपका H जीरो है, यहाँ पर H इस लाइन पे जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड अब कुछ बच चुका है, ठीक है, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड उसमें कुछ बच चुका है, तो OB को कहते हैं रिटेंटिविटी, मतलब इतना इसके अंदर रिटेन हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आयरन बार पे आपने मैग्नेट घिसा तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिटेन हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को फिनिश करने के लिए, ये पॉजिटिव था, इसको खत्म करने के लिए आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक्सटर्नली। अपोजिट मतलब H आपने नेगेटिव कर दिया। पहले तो आपने इधर H लगाया था, इधर H लगाने से इसके इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, और जब आपने ये H हटा दिया एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल H हटाने से भी अंदर कुछ ना कुछ बचा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो बचा हुआ है इसको फिनिश करने के लिए आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड अपोजिट लगाया, मतलब अब आप -H अप्लाई कर रहे हैं। तो -H अप्लाई करने से ये कुछ ना कुछ खत्म होता गया, और इतना H अप्लाई किया ना आपने, इतना इस डायरेक्शन में H है, तो इतना H अप्लाई किया तब B खत्म हुआ अंदर का पूरा, अंदर जो मैग्नेटाइज हुआ था, मैग्नेटाइजेशन खुद का मैग्नेटिक फील्ड। तो इस OC को कहते हैं कोअर्सिविटी। कोअर्सिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए या फिर डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब OC तक आपने लगा दिया, उसके बाद भी अगर आप H को बढ़ाते जाते हैं तो अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन होना शुरू हो जाता है, और एक अच्छा खासा H मैक्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इधर भी सैचुरेशन आ जाता है, नेगेटिव, नीचे देखो आप नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में भी सैचुरेशन आएगा, मतलब सारे मैग एटम जो थे वो अलाइन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे। अब इसके बाद यहाँ से अगर आप वापस घटाते हैं तो ये पाथ फॉलो नहीं करेगा बल्कि ये पाथ फॉलो करेगा, और जब आप H को जीरो कर देंगे नेगेटिव में तब कुछ ना कुछ नेगेटिव में मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा। तो चाहे OB कह लो चाहे OE कह लो, दोनों ही क्या है, रिटेंटिविटी। और फिर इस रिटेंटिविटी को फिनिश करने के लिए आप दोबारा पॉजिटिव में H लगाते हैं, तो ये फिर से नेगेटिव में फिनिश होता हुआ यहाँ पर B खत्म हो चुका है, यहाँ हियर इज B जीरो, तो ये OF और OC दोनों ही क्या है, कोअर्सिविटी। और उसके बाद फिर से ये पाथ फॉलो करता है, तो दिस कर्व इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। ओके, तो इसमें मैंने जो जो आपको बताई है, जो जो मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताई है वो मैं एक बार स्क्रीन पे रख देता हूँ, आप उनको नोट कर लें। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई, द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल आफ्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी और रेमेनेंस। The value of reverse magnetic field intensity H required for residual magnetism of a sample to become zero is called coercivity. अब परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो हमारे स्पीकर्स में होते हैं, substance which retain their ferromagnetic property for a long period of time
at room temperature are called permanent magnet. These magnets are very high retentivity and high coercivity and high permeability. तो हाई रिटेंटिविटी होती है और इनकी हाई कोअर्सिविटी होती है, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा बी और एच का, तो इनका ग्राफ हाई रिटेंटिविटी मतलब ये भी बड़ा होगा और हाई कोअर्सिविटी मतलब ये भी बड़ा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ जिसमें इतना बड़ा ऐसा ग्राफ बने, बड़ी पत्ती बने, तो वो परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेंटिविटी लो होती है, ये बहुत कम रिटेंटिविटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। मतलब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल फील्ड हटाया तो ये वापस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है इस प्रकार से, तो ये रिटेंटिविटी इनकी कम होती है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।